ओके। तो आज की क्लास में हम लोग जो है ना कमांड को थोड़ी सी स्पेसिफाई करते हैं और उन कमांड्स को हम दो जो है ना हिस्सों में ब्रेक करते हैं। कुछ कमांड हमारी डीडीएल कमांड्स हैं और कुछ कमांड हमारी डीएमएल कमांड्स हैं। इनको उनके नाम से स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतरीन होता है कि हम इनको उनके नाम से ही स्पेसिफाई करें। हमारे पास डीडीएल से क्या मुराद है और डीएमएल से क्या मुराद है। तो डीडीएल जो होता है वो गाइस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को वो करता है और डीएमएल जो है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को स्पेसिफाई करता है। इसमें से कुछ कमांड हमने लास्ट क्लास में देखी भी थी, जैसे कि क्रिएट, ऑल्टर देखी थी, ड्रॉप देखी थी हमने। नहीं नहीं, ये हाँ मैनिपुलेशन डेटा डेफिनेशन में हमने क्रिएट देखी थी, ऑल्टर देखी थी, ड्रॉप देखी थी। ये हम दोबारा करेंगे। इसको हम समझते हैं कि इन कमांड्स को हम ये क्यों कहते हैं। देखें, ये जो हमारा ये डेफिनेशन है ना गाइस, डेटा डेफिनेशन में इसकी फुल फॉर्म आपको दिखा भी दूं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और ये है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सिंपल है। तो हम जब भी किसी चीज को डिफाइन कर रहे होंगे, उसका स्कीमा बना रहे होंगे, उसको क्रिएट कर रहे होंगे और स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होंगे, तो हमारे पास डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस की कमांड आ रही होंगी। आप खुद सोचना, हमने लास्ट क्लास में सिर्फ अपने स्ट्रक्चर पे काम किया था, अपना टेबल क्रिएट किया था, नहीं अपना डेटाबेस क्रिएट किया था। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अपना टेबल क्रिएट किया था। टेबल को क्रिएट करने के बाद हमने उसमें कॉलम्स ऐड किए थे, ऐसे ही था ना। सही है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आपको बताते हैं कि हम पहले अपना क्रिएट करेंगे, ठीक है भाई। फिर हम उसको जो है ना ड्रॉप कर सकते हैं, हम ऑल्टरेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कोई कॉलम ऐड करना हो, कोई कॉलम डिलीट करना हो, तो हम उसमें जो है ना ऑल्टरेशन लगाएंगे, ट्रंकेट करके देखेंगे और अपना टेबल जो है वो रीनेम करके देखेंगे। तो ये तमाम डीडीएल कमांड्स हैं। और जब हम बात करते हैं गाइस कि अपने रिकॉर्ड में मैनिपुलेशन और हमने मैनिपुलेशन करनी है, तो मैनिपुलेशन में हमारे पास इंसर्ट, डिलीट, अपडेट की कमांड्स आ जाती हैं, जो हम अपने रिकॉर्ड को करेंगे, क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे अगर हम देखें तो हम शुरू से दोबारा से करेंगे, दोबारा से हर चीज क्रिएट करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो गाइस जब हम डीडीएल की बात करते हैं तो डीडीएल से मुराद ये है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जब हम डीडीएल में करते हैं गाइस, तो हम यहाँ पे अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। सही है। डेटाबेस के, हाँ स्कीमा बनाते हैं उसका। हाँ, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, यानी कि हम अपने टेबल को डिजाइन करते हैं, अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें कॉलम कितने होने चाहिए वो डिजाइन करते हैं उनकी। हाँ, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और इसमें हमारे पास हमारा पूरा टेबल जो है वो इफेक्ट होता है। कैसे भाई, हम पूरा टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें कॉलम क्रिएट करते हैं, कॉलम को डेटा टाइप मेंशन करते हैं। सही है भाई। तो यहाँ पे इट हेल्प इन डिफाइनिंग द फील्ड और कॉलम ऑफ द टेबल। हमने लास्ट क्लास में जो अपने कॉलम क्रिएट किए थे और बताया था कि भाई हम कॉलम क्रिएट करते हैं टेबल क्रिएट करते वक्त, तो हम वहां पे अपनी फील्ड्स ही तो बता रहे थे, अपनी फील्ड और अपने कॉलम ही तो डिफाइन कर रहे थे। तो यहाँ पे ये वाला सिनेरियो होता है। जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं। एक दफा आपने डेटाबेस बना लिया, एक दफा आपने टेबल बना लिया, तो वो बन चुका है। अब उसमें रिकॉर्ड ऐड होगा, उसमें रिकॉर्ड ऐड होगा स्टूडेंट्स का। अब वो जो है ना टेम्परेरी नहीं है, ठीक है। आप अपने डेटा को डिलीट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन एक दफा जो टेबल बन चुका है वो बन चुका है। ठीक है भाई। नहीं, ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप क्यों नहीं होगा, ऑल्टरेशन भी हो जाएगी, ड्रॉप भी हो जाएगा, ट्रंकेट भी हो जाएगा। ट्रंकेट से मुराद है कि टेबल डिलीट नहीं होगा लेकिन रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। लेकिन जो डेटाबेस बन जाता है, जो टेबल बन जाता है, वो हमारा एक परमानेंट डेटा, परमानेंट चीज होती है। उसमें हम जो है ना अपडेशन वगैरह नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आ जाए मैनिपुलेशन में, तो मैनिपुलेशन को करते वक्त हम यहाँ पे उसमें अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, मजीद डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम करके देखेंगे तो आपको मजीद समझ में आएगा कि इसका मकसद क्या है। हाँ, दोनों माइस्क्वेल में होगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं और एक एक कमांड चला के चेक करते हैं। मैं आपको नोटपैड ओपन करता हूँ और नोटपैड पे मैं आपको बताता हूँ कि पहले हम क्या करेंगे। पहले हम चलाएंगे डीडीएल कमांड, ठीक है भाई। डीडीएल कमांड चलाएंगे और डीडीएल में हम क्या करने वाले हैं, डेटा डेफिनेशन, LANGUAGE डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है भाई। और डीडीएल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, पहला काम हम करेंगे CREAT क्रिएट डेटाबेस।
ठीक है भाई, और इसके साथ हम क्या करेंगे, DROP ड्रॉप DATA डेटा BAC बेस ये दो काम हम करेंगे। दूसरा काम ये हो गया। ठीक है भाई, फिर हम आते तीसरे काम पे। ये तमाम DDL में आएगा। तीसरा काम हम क्या करेंगे, CREAT क्रिएट टेबल। ठीक है भाई, फिर हम चौथा काम क्या करेंगे, DROP ड्रॉप TABLE टेबल। फिर हम पांचवा काम क्या करेंगे, NAME रीनेम टेबल नेम। छठा काम हम आपने बिल्कुल ठीक बताया कि ALTR ऑल्टर। ऑल्टर के अंदर हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं। जैसे अगर हम लिखें इसको 6.1 करके, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 6.2 करके, और फिर हम लिखेंगे 6.3 करके। अच्छा, ऑल्टरेशन में क्या करते हैं गाइस, हम क्या कर सकते हैं, ऐड कॉलम, ऐसा ही था ना, ऐड कॉलम। फिर हम क्या कर सकते हैं, DROP ड्रॉप कॉलम। और हम किसा कर सकते हैं कि मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप। बात समझ आ रही है गाइस। अच्छा, अभी और कौन सी कमांड इसमें बताई गई है हमें। अच्छा, रीनेम हो गया, क्रिएट हो गया, ट्रंकेट, ऑल्टर और ड्रॉप भी हो गया, ट्रंकेट रह गया। ट्रंकेट भी हम करते हैं, और ट्रंकेट करके मैं आपको बताऊंगा। ट्रंकेट TRUNC ट्रंक CAT। तो ये 7 कमांड हम चलाएंगे एक एक करके। और ये जो तमाम कमांड होंगे गाइस, ये डेफिनेशन लैंग्वेज होगी। यानी कि हम अपने हायरार्की को बना रहे होंगे, अपने स्कीमा को बना रहे होंगे, अपने डेटाबेस को बना रहे होंगे। यहाँ पे हर चीज क्रिएट हो रही होगी फर्स्ट टाइम। ऐसा है, तो ये डेफिनेशन का मतलब है कि हम किसी चीज को क्या कर रहे होंगे, डिफाइन कर रहे होंगे। अपना डेटा, अपने स्कीमा, अपनी डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे होंगे। और ये तमाम कमांड उसमें आती हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि DDL में कौन सी कमांड आती हैं, तो आपने इस तरह इनको बताना है। शॉर्ट फॉर्म में आप ये बता सकते हो कि क्रिएट, रीनेम, ट्रंकेट, ऑल्टर और ड्रॉप। सही है। अब इसको हम कैसे चलाएंगे गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले चलना है अपने जैम के ऊपर। क्योंकि जैम कंट्रोल पैनल आपको दो चीजें प्रोवाइड करता है। एक आपका सर्वर प्रोवाइड करता है, और एक आपको MySQL प्रोवाइड करता है। सर्वर जो है वो आपका 88 पोर्ट पे चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, फौरन अपने ब्राउजर पे आएंगे, सर्वर कल चल चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक छोटी सी कमांड, और लिखेंगे भाई देखो LOCAL लोकल होस्ट, और पोर्ट है जो 88। फिर लिखूंगा PHP MyAdmin एडमिन। तो यहाँ पे मेरा जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा PHP MyAdmin का। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने सर्वर पे मौजूद हूँ। मैं डेटाबेस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे तमाम डेटाबेस जो ऑलरेडी बने हुए हैं। मैं SQL पे क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे SQL की कमांड चलानी है। और अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करके इसको थोड़ा बड़ा कर लूंगा। अब मैं अपने सर्वर के ऊपर अपनी क्यूरीज चलाऊंगा। पहली क्यूरी जो मुझे चलानी है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्रिएट डेटाबेस की। तो जब मैं अपना डेटाबेस CREA क्रिएट करना चाहता हूँ, तो डेटाबेस को क्रिएट करो भाई, डेटाबेस को क्रिएट करो, और डेटाबेस का नाम दो। डेटाबेस का नाम हम यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं। हाँ भाई, कोई सजेस्ट करो नाम मुझे डेटाबेस का। ओवरऑल आप लोग मुझे बताओ। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉपर नाम, कोई जिसे जिसके नीचे हमारे पास मल्टीपल और सेट मौजूद हो, और मजीद जो है ना हमारे पास डेटा का इंजर्जन हो। यानी कि जैसे कि मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। तो हम एक काम ना करें, यहाँ पे कंपनी रख लेते हैं। COMPANY कंपनी। हमने एक कंपनी के लिए डेटा सेट बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखा कंपनी। तो गाइस जब मैं नीचे आऊंगा तो मुझे यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। तो मेरे पास ये डेटा जो है ना मुझे चेक और कहेगा भाई, इसका मतलब है कि काम हो चुका है। अब जब काम हो चुका है गाइस, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अपने डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, या इस पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करके देखेंगे। जी जी प्लीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें COM कंपनी लिख के, तो आपको सबसे टॉप पे एक डेटा नजर आएगा कंपनी। अच्छा, ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है एक स्ट्रक्चर, किस नाम से बना हुआ है, कंपनी डेटा। अगर हम इसको चेक करें कंपनी डेटा को, तो यहाँ पे किसी ने बहुत सारी चीजें बनाई हुई हैं। और आप लोग देख लो कि बहुत सारे टेबल बने हुए हैं। किस नाम से, कंपनी के नाम से बना हुआ है, कंट्री के नाम से बना हुआ है, सिंपल है, और एम्प्लॉय के नाम से बना हुआ है। तो ये बहुत सारे क्या बने हुए हैं, यहाँ पे टेबल बने हुए हैं। ये तमाम टेबल बने हुए हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है एक टेबल, और उसमें तमाम टेबल बने हुए हैं डेटाबेस में। तो हम अपने कंपनी में क्लिक करते हैं गाइस। तो जब हमने डेटाबेस क्रिएट किया कंपनी के नाम से, जरा गौर से देखेंगे सब, यहाँ पे अभी कोई टेबल नहीं है, अभी कोई टेबल नहीं है। सिंपल है। तो ये डेटाबेस कंपनी है जो हमने अभी क्रिएट किया है। जैसे सपोज अगर हम सर्वर पे क्लिक करें और यहाँ पे मैं अपने SQL पे आ जाऊं दोबारा,
और एसक्यूएल पे आने के बाद मैं यहाँ पे कमांड लिखूं drop ड्रॉप डेटाबेस को ड्रॉप करो। और डेटाबेस का नाम क्या मैंने रखा था, COMPANY, कंपनी का नाम क्या कर दो, और कंपनी का जो डेटाबेस है वो ड्रॉप कर दो। जब मैं यहाँ पे आके इसको गो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये इसको ड्रॉप कर देगा। अब ड्रॉप करने के बाद मैं दोबारा अपने इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ क्या मेरे पास COM कंपनी आता है, तो आप लोग देखोगे कि कंपनी यहाँ से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। दूसरी कमांड हमने चलाई। अगर मुझे अपने डेटाबेस को रीनेम करना हो तो हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस जब मैं लिखता हूँ गाइस, तो एसक्यूएल पे जब मैं आता हूँ अपने सर्वर पे, और इसको मैं बंद कर देता हूँ गाइस, हम जब चाहते हैं अपने डेटाबेस को क्रिएट किया, मैंने अपना डेटाबेस क्रिएट किया, और जैसे कि मैं करता हूँ क्रिएट DATA डेटाबेस, जरा देखना, और यहाँ मैं अपने डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ COMPANY कंपनी, और मैं इसको कर लेता हूँ क्रिएट। गो पे क्लिक करके इसको मैं कर लेता हूँ क्रिएट, तो हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा और सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। नहीं, पुराने नए की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वो क्रिएट हो जाएगा। नहीं यानी कि जैसे मैंने हफ्ता पहले डिलीट करा। हाँ, तो फौरन हो जाएगा बेशक। अगर किसी ने कंपनी डेटा बहुत पहले बनाया हुआ होगा, ये स्ट्रक्चर कंपनी का, तो ये बहुत पहले का बनाया हुआ है, हम अभी डिलीट कर सकते हैं, डिलीट हो जाएगा फौरन। तो मैंने अपना डेटाबेस क्रिएट किया। अब मैं ये चाह रहा हूँ गाइस, मैं इसका नाम रीनेम करूँ। जैसे सपोज मुझसे गलती हो गई और मैं इसका नाम रीनेम करना चाहता हूँ, कंपनी से इसको करना चाहता हूँ माई कंपनी, जस्ट सपोज। तो गाइस ये मेरे पास अभी जो है ना, यहाँ पे कोई ऐसी वो नहीं है। हम अपने टेबल को तो रीनेम कर सकते हैं, क्योंकि रीनेम तो यहाँ मौजूद है, आप लोगों ने देख लिया। हम अपने टेबल के नेम को तो रीनेम कर सकते हैं, इसके लिए क्यूरी है, लेकिन डेटाबेस के लिए हमारे पास कोई डिफाइंड ऐसी नहीं है कि हम इसको क्या कर सकें, अपने डेटाबेस का नाम क्या कर सकें, रीनेम कर सकें। तो उसके लिए एक छोटी सी तरकीब है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पे ऑपरेशन पे चलते हैं। जैसे कि मैं अपने अभी डेटाबेस में मौजूद हूँ, किस डेटाबेस में मौजूद हूँ, मैं यहाँ पे ऑपरेशन पे चलूंगा, और जब मैं ऑपरेशन पे चलता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आके इसको लिख रहा हूँ माई COMPANY, इसको कंपनी से मैं क्या करना चाहता हूँ, माई कंपनी, और ये ऑपरेशन में मौजूद है। अब मैंने कहा भाई मेरा डेटाबेस रीनेम करना चाहता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं गो पे क्लिक कर दूंगा, ऐसा ही है। जब मैं गो पे क्लिक करूंगा ना, तो गाइस ये आपको आपकी क्यूरी दिखाएगा। अब देखो इसने क्या क्यूरी चलाई है। हाँ भाई, बात कौन बताएगा मुझे, इसके पीछे कहानी क्या हुई है। ड्रॉप कर दिया फिर उसको। हाँ, यानी कि कोई प्रॉपर रीनेम की क्यूरी नहीं चलाई, इसने बहुत चालाकी से काम लिया। इसने कहा भी तुमने रीनेम करना है ना, तो उसका मतलब पुराना वाला मैं क्या कर दूंगा, और नया वाला क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा। बात क्लियर हुई, यानी कि नया वाला क्रिएट करेगा और पुराना वाला ड्रॉप करेगा। तो हम यहाँ पे अगर ओके पे क्लिक कर दें तो ये जो है ना डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, और मेरा डेटाबेस का नाम अब क्या हो जाएगा, माई कंपनी। तो बात क्लियर हो गई। तो हमने क्रिएट डेटाबेस किया, ड्रॉप डेटाबेस किया, और रीनेम डेटाबेस किया। क्लियर हो गई बात, प्लीज पूछें। ड्रॉप करने पे डेटाबेस हाँ डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप का मतलब ये कि वो तमाम आपका डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं ड्रॉप और रीनेम में डिफरेंस है। रीनेम करते वक्त कोई भी चीज आगे पीछे नहीं होगी, सिर्फ नाम रीनेम हो जाएगा। हाँ इसमें, हाँ क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो, क्योंकि जब हम यहाँ पे रीनेम परफॉर्म कर रहे होंगे ना, अभी डेटाबेस का नाम क्या है, माई कंपनी, इसमें कोई भी डेटा रखा हुआ है, और मैं ऑपरेशन में आऊं और यहाँ पे आके मैं दोबारा इसका नाम चेंज करूं, कि मैंने इसका नाम रख दिया कि कोई भी डेटाबेस का नाम, नहीं क्रिएट नहीं कर सकते। अभी हमें लिखा आ रहा है रीनेम डेटाबेस टू, क्योंकि हमारे पास कोई पर्टिकुलर क्यूरी नहीं है जिससे हम जो है ना डेटाबेस को रीनेम कर सकें। यहाँ पे हमें बताया गया कि आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे मैंने इसका नाम कोई और रख दिया। कोई मुझे सजेशन दो जरा, तुम लोग मुझसे सजेशन दिया करो यार, मुझे दिमाग में नहीं आता। माई कंपनी था तो उसका नाम कोई और रखते हैं हम, जैसे कि अब्दुल कंपनी, तो सॉफ्टवेयर कंपनी, बेहतरीन, अच्छा बताया। इसको मैंने इसका नाम अपडेट किया, मैंने कहा भी सॉफ्ट COMPANY कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी। अब आप लोग खुद देखना कि जब मैं गो पे क्लिक करूंगा तो ये बोल रहा है कि भाई मैंने यहाँ पे जो क्यूरी चलाई है ना, वो दो क्यूरी चलाई है। पहले मैं ड्रॉप करूंगा तो डेटाबेस क्या हो जाएगा, अच्छा डेटाबेस जो है ना मेरा डेटाबेस मेरा ड्रॉप करेगा, इसका मतलब मेरा पूरा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। फिर दोबारा क्या करेगा, मेरा डेटाबेस क्रिएट करे। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, हमारा पुराना वाला पूरा स्ट्रक्चर खत्म होके नया स्ट्रक्चर बना के देगा ये। तो इसलिए सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो अपना डेटाबेस ही क्रिएट करते हैं।
क्योंकि जब भी यहाँ पे इसको एक कमांड दी गई थी और आपको यहाँ बताया गया था कि यहाँ पे के चेंजेस आर परमानेंट, आप जो चेंजेस करोगे वो परमानेंट चेंजेस होगी। आपने एक दफा डेटाबेस बना दिया तो बना दिया, आप डिलीट करोगे तो बस डेटाबेस में आपकी रूट है गाइस, सबसे पहले बनाते हो रूट। अब आप खुद सोचो, अगर आप रूट ही निकाल के फेंक दोगे तो उसमें जो जड़ें और जो तना और जो फूल होंगे उनका क्या फायदा, रूट ही गया, है ना। अच्छा, अब दूसरा काम हम चलेंगे, अब अपने डेटाबेस में आ जाएंगे सॉफ्टवेयर कंपनी में और एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे। अच्छा भाई, अगला काम अब हमने जो क्रिएट करना है, देखो भाई ये चीज भी डन हो गई, सब देखते ना गौर से, ड्रॉप डन हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ हमने क्रिएट डेटाबेस के साथ साथ हमने यहाँ पे रीनेम डीबी भी कर दिया, ये दोनों डन हो गए। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, अब हम क्रिएट टेबल करेंगे। अच्छा भाई, क्रिएट टेबल करते वक्त गाइस हमें बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि हम क्रिएट करते हैं अपना टेबल जी, ओके, ये दोनों चीजें डन हो गई हमारी। अब हम यहाँ करने वाले हैं क्रिएट टेबल, ठीक है भाई। अब क्रिएट टेबल करते वक्त गाइस कमांड आसान है, क्रिएट टेबल, भाई मेरा टेबल क्रिएट करो, किस नाम से क्रिएट करना है, EMP, हाँ हाँ उसी डेटाबेस में, देखो कम डेटाबेस के अंदर टेबल बनेगा, याद रखिएगा, डेटाबेस के अंदर। देखिए मैं डेटाबेस पे हूँ ना, देखिए मैं अपने डेटाबेस में मौजूद हूँ, ये देखें डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी। अब इसमें नो टेबल फाउंड इन द डेटाबेस, कोई टेबल नहीं बना हुआ। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और किस पे क्लिक करूंगा, तो यहीं से क्यों नहीं करे, नहीं हम एसक्यूएल सीख रहे हैं ना, हम क्यूरी सीख रहे हैं, तो हम क्यूरी से ही बनाएंगे ना, ये वाला सीन भी है कि हम क्यूरी से ही बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करो भाई, किस नाम से, एम्प्लॉयज के नाम से, EMPLOYES एम्प्लॉयज। इतना काम करने के बाद हम यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाते हैं और ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे अब हम अपनी फील्ड बनाते हैं, फील्ड मैंने आपको यहाँ बताया था, ये देखो कि इट हेल्प इन डिफाइनिंग फील्ड और कॉलम ऑफ द टेबल। अभी मैं टेबल बना रहा हूँ, टेबल की फील्ड और टेबल के कॉलम बनाऊंगा, ठीक है भाई। अब एक एक करके मैं अपने टेबल की फील्ड और कॉलम बनाने वाला हूँ। तो पहले मैंने बोला भाई, पहला जो है आपने जो बनाना है वो EMP ID के नाम से बनाना है, और इसकी टाइप लिखनी पड़ेगी, आईडी की जो टाइप होगी वो क्या होगी, वो इंटीजर होगी। फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, फिर नीचे आ जाऊंगा, फिर मैं दूंगा यहाँ पे EMP और यहाँ पे नेम दूंगा। नेम जो है वो मेरे पास क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। इंटीजर किसके साथ लगाना है, इंटीजर उसके साथ लगाना है जो कि नंबर हो, जो कि न्यूमेरिक डेटा हो। जो वार चार लगेगा, वेरिएबल प्लस कैरेक्टर। आप चाह रहे हो कि जिसका कोई यूजर नेम है, नाम है, तो उसके साथ आप वार चार लगा सकते हो, स्ट्रिंग कैटेगरी उसकी, बात समझ आ रही है। फिर कॉमा लगा के नीचे आ जाओ, मैंने कहा भाई एम्प्लॉय और GENDER जेंडर, और यहाँ पे भी मैं वार CHAR वार चार दे देता हूँ 255। डेटाबेस जो हमने पहले क्रिएट किया, डेटाबेस के अंदर टेबल बनेगा, पहले डेटाबेस क्रिएट होता है फिर जाके टेबल क्रिएट होता है, यानी कि एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल बनेंगे, बात समझ आ रही है। यानी कि देखो अभी हम अपने डेटाबेस में मौजूद नजर आ रहा है डेटाबेस, इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। अच्छा अब हम इतना ही करते हैं, ठीक है भाई। अब हमने इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम गो पे क्लिक कर देंगे। जब गो पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल बन जाएगा। अब आप लोग देखोगे अपने डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो उस डेटाबेस के अंदर जो लिखा हुआ था नो टेबल फाउंड, अब क्या लिखा हुआ आएगा, एम्प्लॉयज टेबल, किस नाम से। जब आप एम्प्लॉयज पे क्लिक करोगे तो एम्प्लॉयज पे क्लिक करने पे आपको आपका स्ट्रक्चर नजर आएगा, क्या नजर आएगा। हाँ, अभी इसमें डेटा क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने डीएमएल कमांड में हम क्या चलाते हैं, इंसर्ट। तो हाँ, स्ट्रक्चर जब रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो हम डीएमएल कमांड चलाएंगे। गाइस अगर आप समझ लोगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा ये काम करने में। अच्छा देखो, अभी हम चला रहे हैं DDL कमांड, तो DDL कमांड में आपको यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। अभी हम जो काम कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, सही है। और ये देखो आपका जो अभी जो है ना आपके सामने क्या बना है, स्ट्रक्चर बना है। ये देखो अगर मैं आपको यहाँ पे आऊं और यहाँ पे आके स्ट्रक्चर पे क्लिक करूं तो आपको नजर आएगा कि आपके टेबल का क्या बना हुआ है। देखो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जेंडर, ये बन चुका है। देखो ज्यादा देखो, छोड़ दो बातें नहीं गाइस, बातें नहीं। अब हमने क्या करना है, हमने ये वाला काम भी कर लिया, अब हम अपने टेबल को ड्रॉप भी कर सकते हैं ड्रॉप की कमांड से, ठीक है। तो हम एक रैंडम टेबल बनाते हैं और आपको ड्रॉप करके दिखाते हैं ताकि हम ये भी कमांड चलाएं।
तो मैंने कहा भाई मैं अपने दोबारा टेबल बनाना चाहता हूँ अपने उसमें, सॉरी, डेटाबेस में। फिर मैं चलता हूँ एसक्यूएल के ऊपर और यहाँ मैं जल्दी से एक और टेबल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो है ना हम यहाँ पे रख देते हैं रैंडम, ताकि मैं डिलीट करूँ तो परेशानी भी ना हो। इसके अंदर आऊंगा और यहाँ पे मैं दूंगा इसको एक पर्टिकुलर आईडी और इंटीजर। अच्छा, इंटीजर में मैं 11 यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे नेम डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको वार CHAR वार दे देता हूँ 255। अच्छा भाई, कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसको देता हूँ डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे इसको दे देता हूँ डेट। ठीक है भाई, तो मैंने ये डिफाइन कर दिया, डेटा एक टेबल बना दिया। मैं गो पे क्लिक करूंगा तो मेरा टेबल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बन जाने के बाद अब जब मैं दोबारा अपने डेटाबेस पे क्लिक करूंगा तो डेटाबेस पे अब कितने टेबल बन जाएंगे, 2 टेबल। अब मैं भाई मुझे ये टेबल डिलीट करना है। ठीक है भाई, तो मैं अपने डेटाबेस पे आने के बाद अपने एसक्यूएल पे जाऊंगा और सिंपल कमांड चलाऊंगा कि भाई मुझे ड्रॉप करना है, DROP ड्रॉप, TABLE टेबल। टेबल का नाम जो भी होगा वो यहाँ पे लिख दो, जिस नाम से अगर वो बना हुआ होगा तो आपको सबसे टॉप पे नजर आ जाएगा रैंडम। गो पे क्लिक करूंगा तो हमसे पूछेगा, कंफर्मेशन पूछेगा क्योंकि डिलीट की क्यूरी चल रही है, और ओके कर दूंगा तो वो चीज डिलीट हो जाएगी। डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो टेबल डिलीट हो गया। अच्छा भाई, यहाँ पे चेक करना, हमने ये भी चला ली, डन हो गया। हमने ये वाली क्यूरी भी चला ली, डन हो गई। हाँ भाई, टेबल का नाम रीनेम करना है, फोकस रखें फोकस रखें, टेबल का नाम रीनेम करना है। क्यूरी चलेगी, टेबल का नाम रीनेम करना है तो मैं आ जाऊंगा अपने टेबल, मैं डेटाबेस में मौजूद हूँ, अपने टेबल पे क्लिक करूंगा तो अब देखना यहाँ पे मैं डेटाबेस और टेबल एम्प्लॉइज में मौजूद हूँ। और यहाँ पे आमिर देखते रहो, आमिर आपकी फोकस यहाँ होना चाहिए, एसक्यूएल पे क्लिक कर दो। कमांड आपके दिमाग में नहीं रहेंगी और आप लोग लिखते भी नहीं हो, और आप में से कोई भी जो है ना जो है ना नहीं नहीं लिख नहीं रहे भाई, हो सकता है आप बहुत माशाल्लाह तेज हो, मैं आपके ऊपर शक नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम एक साथ इतनी सारी क्यूरी चलाएंगे। अब मैंने कहा भाई मुझे अपना एम्प्लॉइज जो है ना टेबल, इसको रीनेम करना है। अब रीनेम करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा रीनेम करो। किसको रीनेम करो, टेबल को। ठीक है भाई, हाँ, रीनेम, अच्छा रीनेम का मतलब है टेबल का नाम रीनेम होगा, टेबल रीनेम नहीं होगा। टेबल का नाम रीनेम करना है भाई, क्या नाम है टेबल का, भाई टेबल का नाम जो है वो एम्प्लॉइज है। और फिर हम लगाते हैं टू, टू का मतलब है एम्प्लॉइज टू किस में कन्वर्ट हो जाए, मैंने कहा भाई न्यू एम्प्लॉइज में कन्वर्ट हो जाए, ये मेरा न्यू नाम है, अपडेटेड नाम। पहले क्या नाम था, एम्प्लॉइज, उसका नाम रीनेम कर दो और किस में कन्वर्ट कर दो उसको। अब जो ये एम्प्लॉइज था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यू एम्प्लॉइज में। चेक करते हैं, रीनेम करा है मैंने टेबल का नाम, और हम इस पे गो पे क्लिक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये काम करने के बाद आपको नजर आएगा कि आपका टेबल का नाम ऊपर क्या हो गया, रीनेम हो गया। तो हम अपना टेबल का रीनेम ऐसा करेंगे, जब मैं अपने डेटाबेस पे क्लिक करूंगा तो आपको नजर आएगा कि आपका टेबल का नाम क्या हो चुका है, न्यू एम्प्लॉयज हो चुका है, रीनेम हो चुका है। तो किस किस को क्लियर हो गई ये बात कि हम अपना डेटाबेस भी रीनेम कर सकते हैं और अपना टेबल भी क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। हाँ भाई, सारी कमांड समझ में आ रही है, 6 की 6 नहीं आ रही क्योंकि फोकस नहीं है, जिसका बिल्कुल गड़ा के फोकस होगा समझ ही नहीं आया। तो आज शुरू से कर रहे हैं हम। और उसको पता नहीं था ना, वो समझ रहा पता नहीं कुछ और कर रहा है। अभी उसको पता चला बैकएंड है। अब आगे चलते हैं, रीनेम टेबल करने के बाद अब हम चलेंगे ऑल्टरेशन पे। गाइस, ऑल्टरेशन का मतलब ये होता है कि हमारा टेबल अब बन चुका है, हमारा टेबल अब बन चुका है। अब टेबल बनने के बाद अब हम उसमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं अपने टेबल पे आऊं और अपने टेबल पे क्लिक करूं, डेटाबेस पे क्लिक करूं, अपने टेबल पे क्लिक करूं, मेरा टेबल बन चुका है, लेकिन मैंने कहा नहीं यार मुझसे तो गलती हो गई, मुझे तो यहाँ पे एक और कॉलम रखना था या एक और कॉलम की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मुझे यहाँ पे मैंने क्या मिस कर दिया, मैंने एम्प्लॉय की एज मिस कर दी। यार वो कॉलम तो होना चाहिए था, वो स्ट्रक्चर में तो ऐड होना चाहिए था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो अब मैं यहाँ पे अपने एसक्यूएल में जाऊंगा और एसक्यूएल में जाने के बाद आप नीचे आओगे, देखोगे कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। इसको मुझे 4 में कन्वर्ट करना है क्योंकि एक चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसमें हम ऑल्टर लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं आके ऑल्टर लगाऊंगा। ऑल्टर किसको करना है भाई, टेबल को। टेबल का नाम क्या है, न्यू, न्यू लिखोगे न्यू एम्प्लॉय खुद ब खुद आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, अभी आपको ऐड करना है। ऐड करना है किसको, ऐड करना है कॉलम को ऐड करना है। और कॉलम को ऐड करने के बाद कॉलम में जब भी हम कॉलम ऐड करते हैं तो कॉलम ऐड करते वक्त उसका नाम देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या दिया, EMP
एज, और यहाँ पे उसको मुझे देनी पड़ेगी, अच्छा एज है तो इंटीजर लगा देता हूँ, और इंटीजर को मैं नहीं 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 नहीं, इसमें कोई, मैंने इसको ये पर्टिकुलर डिफाइन कर दिया, हाँ प्लीज। ये 11 जो है ये इसकी लेंथ है, ये इसकी क्या है, लेंथ है, इंटीजर की लेंथ है। अगर आप ये नहीं भी डिफाइन करो तो कोई मसला नहीं है, इंटीजर इसकी टाइप है, एज आपकी इंटीजर नंबर में आएगी, यानी कि इसमें कितने कैरेक्टर आ सकते हैं। हाँ, अगर मैं नीचे आ जाऊं और नीचे आने के बाद मैं इस पे गो की कमांड पे क्लिक कर दूं गाइस, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हमारे पास ये चल गई क्यूरी सक्सेसफुली। और अगर मैं टेबल पे क्लिक करूंगा अपने, तो आपको नजर आएगा कि आपके टेबल में एक चीज का इजाफा हो चुका है, किसका, एम्प्लॉय एज का। और अगर मैं इसको स्ट्रक्चर पे आके चेक करूं गाइस, तो स्ट्रक्चर में हमारे पास जो आपकी टाइप आती है वो लेंथ समेत आती है, यानी कि अभी इसको लेंथ क्या मिली है, 11, इसको भी लेंथ मिली है, इसको 255, इसको 255, ये लेंथ हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और इसका जो है ना एक मखसूस वो होता है, जैसे कि हम देखें VARCHAR varchar LENGTH लेंथ, varchar लेंथ इन MySQL, तो हमें वो बताता है कि तो इसकी जो है 65,535 कैरेक्टर्स हैं, 65,500। उर्दू में आवाज ही नहीं आएगी हमें, क्योंकि इसमें अगर मैं इसमें देखूं INT इंटीजर लेंथ, इंटीजर डेटा टाइप लेंथ इन MySQL, तो हमारे पास इंटीजर की जो है वो बिट्स में बात करें तो 32 है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इतनी है। हम यहाँ पे अपने मुताबिक ले लेते हैं, बाय डिफॉल्ट वो 11 असाइन कर देता है, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, आप उसकी लिमिट डिफाइन कर सकते हो। अच्छा भाई, यहाँ तक क्लियर हो रही है चीजें। मैंने अभी जो चलाया वो ऐड कॉलम का चलाया, ठीक है। अब मैं क्या चलाऊंगा, आपने कहा भाई एक कॉलम मुझसे एक्स्ट्रा बन चुका है, ये फालतू कॉलम है, इसको मुझे ड्रॉप करना है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैं बोलूंगा भाई ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, आपने यहाँ पे जेंडर बनाया, हमें जेंडर की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप अपने टेबल में आ जाओगे और अपने एसक्यूएल में चलोगे, और एसक्यूएल में चलने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे भाई ऑल्टर करो किसको, टेबल को, टेबल का नाम क्या है, और अब मेरे पास यहाँ पे मुझे इसको ड्रॉप करना है, किसको ड्रॉप करना है, कॉलम को, और कॉलम को ड्रॉप करना है, और कॉलम का नाम क्या है, एम्प्लॉय जेंडर। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे इसकी टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं डायरेक्ट चलाऊंगा। और देखो अभी 1 2 3 4 हैं, और यहाँ पे आगे अगर मैं गो पे क्लिक कर दूं और ये मुझसे पूछेगा, तो चलाने के बाद यहाँ पे मुझे एक एरर मिला, भाई यहाँ तो मुझे एरर मिल गया, क्यों एरर मिला, कॉलम्स लिख दिया हमने। ड्रॉप ड्रॉप कॉलम COLUMN, ड्रॉप कॉलम, और ड्रॉप कॉलम एम्प्लॉय जेंडर। तो यहाँ पे मैं अगर आऊँ और अब गो पे क्लिक करूँ, और गो पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछेगा और ये फिर ठीक कर देगा, तो जिया ने बिल्कुल ठीक बताया। और तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि वो डेटा हमारे पास क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये वाली कमांड भी हमने चला ली और ये वाली कमांड भी हमने चला ली, सिंपल हो गया गाइस। और क्या कहते हैं, ये कमांड बहुत मजेदार है, आसान है। अच्छा भाई देखें गाइस, आखिरी कमांड ऑल्टरेशन की जो है हमारे पास, वो है कि ऐड कॉलम कर लिया, ड्रॉप कॉलम कर लिया, अब हम उसकी डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, जो कि ऑल्टरेशन की आखिरी कमांड है। डेटा टाइप को मतलब ये होता है गाइस, जब हम अपने लोकल होस्ट पे आते हैं, अपने स्ट्रक्चर पे चलते हैं, तो स्ट्रक्चर में आपको पता लगता है कि उसकी टाइप होती है। आपने सोचा यार एम्प्लॉय एज की जो टाइप है वो गलत लिख दी मैंने, एक बात करना हूं, है ना, इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए या इसको चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें ऑल्टरेशन की क्यूरी लगानी पड़ेगी, क्यूरी आपको लिखनी पड़ेगी। क्यूरी हसन याद नहीं होगी आपको जब तक आप क्या नहीं लिखोगे, मेरे साथ साथ नहीं लिखोगे। मैंने यार क्यूरी लिखवाई, आप लोगों ने नहीं लिखी, अपनी साथ साथ क्यूरीज लिखें। मैं क्या करूंगा, मुझे इसकी टाइप चेंज करनी है varchar से, या इंटीजर से varchar चेंज करनी है एम्प्लॉय एज की। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने एसक्यूएल पे आऊंगा, सब गौर से देखिएगा फोकस के साथ। अब देखो गाइस, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ सॉफ्टवेयर कंपनी डॉट न्यू एम्प्लॉय, सॉफ्टवेयर कंपनी मेरा डेटाबेस है और न्यू एम्प्लॉय मेरा टेबल है। तो मैं यहाँ बोलूंगा भाई देखो मुझे ऑल्टर करना है, किसको ऑल्टर करना है, अपने टेबल को, टेबल
टेबल का नाम क्या है, न्यू एम्प्लॉइज। अच्छा भाई देखो, अब यहाँ पे आके मैं बोलूंगा भाई देखो मुझे क्या करना है, मॉडिफाई, क्या करना है, मॉडिफाई कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, और कॉलम का नाम हम यहाँ पे बता देंगे। कॉलम का नाम जो है वो है एम्प्लॉय एज, और इसको मैं करना चाह रहा हूँ वार्ड 4 में कन्वर्ट। पहले किस में था ये, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे किस में था, ये देखो एम्प्लॉय एज किस में है, इंटीजर में। तो अब मैं चाहूंगा कि ये कन्वर्ट हो जाए वार CHAR वार 4 में, और मैंने इसको वार 4 में कन्वर्ट करके देखा, और ये इसकी टाइप जो है वो चेंज हो जाएगी एम्प्लॉय एज की। अगर मैं नीचे आ जाऊं और मैं नीचे आने के बाद मैं गो पे क्लिक करूं और मैं दोबारा दिखाता हूं। अच्छा यहाँ पे हम शो क्यूरी चलने के बाद ना शो क्यूरी बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वही क्यूरी आपकी दोबारा लिखी हुई आ जाएगी। मॉडिफाई किया कॉलम, कॉलम का नाम और उसकी टाइप यहाँ पे चेंज कर दी, जो पहले थी अब वो नहीं रहेगी। वार चार जो है वो करेक्टर के लिए होता है, किसके लिए होता है वार चार, करेक्टर के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ वार चार का मतलब क्या है, VARCHAR वार चार, वार चार इन एसक्यूएल। वार चार एसक्यूएल का मतलब ये होता है कि डेटा टाइप इन एसक्यूएल दैट होल्ड करेक्टर ऑफ वेरिएबल लेंथ, यानी कि हमारे पास यहाँ पे करेक्टर और उनकी जो वेरिएबल लेंथ है, द डेटा टाइप stores character string up to 255 byte in a variable length field. The data consists of letter, number and symbols. It use dynamic memory location. यहाँ पे हम इसकी जो मैक्सिमम है वो कहाँ कहाँ तक है, 255 तक बाइट्स, यानी कि 255 बाइट्स ये अपने क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। जब भी हम इसके अंदर 255 बाइट स्टोर करते हैं, यानी कि करेक्टर उसकी वेरिएबल लेंथ कितनी होनी चाहिए प्लस वेरिएबल। अब इसमें यहाँ पे आप नंबर भी लिख सकते हो, लेटर भी लिख सकते हो, सिंबल्स भी लिख सकते हो। बात समझ आ रही है, सिंबल्स प्लस नंबर प्लस लेटर्स का कॉम्बिनेशन वार चार, उसकी लेंथ जो है वो 255 होनी चाहिए। तो हम इसलिए इसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे ईमेल होती है, लोकेशन एड्रेस वगैरह होते हैं सारे, सब आ जाएगा इसके अंदर। फिर हम गो पे क्लिक करेंगे और हम जाके जब देखेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि जब अपने टेबल पे क्लिक करते हैं और टेबल के जब हम चलते हैं स्ट्रक्चर पे, तो स्ट्रक्चर पे आपको नजर आएगा कि इमेज एज जो थी वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, बात क्लियर हो गई, यानी कि हमने इसमें ये वाला काम भी चल लिया। अब हम आते हैं मजीद कमांड पे। ये तमाम कमांड जो हमने चलाई ये हमारे पास DDL की कमांड थी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। अब हम जो कमांड चलाने वाले हैं गाइस, वो हम चलाने वाले हैं DML की कमांड। कौन सी, ट्रंकेट। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ट्रंकेट जो है वो इंसर्ट करने के बाद हम चलाएंगे। क्योंकि ट्रंकेट से होता क्या है, ट्रंकेट से ये होता है कि आपका डेटा डिलीट हो जाता है लेकिन टेबल डिलीट नहीं होता है ना। मैं आपको बताऊंगा ट्रंकेट से होता क्या है। ट्रंकेट, ट्रंकेट हम जब चलाएंगे जब हमारा डेटा मौजूद हो। तो ट्रंकेट से होता क्या है, ट्रंकेट करता क्या है, ट्रंकेट जो है ना एम्प्टी सा टेबल कंप्लीटली, यानी कि टेबल तो रहेगा, टेबल ड्रॉप, आपने कहा टेबल ड्रॉप करने से तो टेबल ही खत्म हो जाएगा सर, टेबल के तमाम कॉलम ही खत्म हो जाएंगे। हमने रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड खाली करना है लेकिन टेबल अपनी जगह पे रहे। तो ट्रंकेट इस्तेमाल करते हैं टेबल को एम्प्टी करने के लिए, लेकिन टेबल में पहले रिकॉर्ड तो हो। रिकॉर्ड हम कहां से डालेंगे, रिकॉर्ड तो हम DML कमांड से डालेंगे ना भाई। इंसर्ट, ये देखो इंसर्ट। अब हम चलाएंगे इंसर्ट डिलीट और अपडेट, ये हमारी DML कमांड है। तो हम मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर आके अब मैं यहाँ पे लिखूंगा DML, यानी कि डेटा मेन्यू। मैं मुझे आजकल स्पेलिंग पता नहीं क्यों इतना तंग कर रही है, मैन्युपुलेशन। और इसमें हमारे पास आती हैं INSERT इंसर्ट, यू अपडेट और DELETE डिलीट, इंसर्ट अपडेट डिलीट। तो हम एक एक करके कमांड चलाते हैं और फिर हम आगे चेक करते हैं। सबको समझ में आ रही है बात? हाँ सेलेक्ट भी, लेकिन सेलेक्ट जो है ना वो आती है बताता हूँ DQL में, डेटा QUERY क्यूरी LANGUAGE लैंग्वेज में, जिसे हम करते हैं सिलेक्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं DQL में क्या आता है, DQL इन SQL, देखा DQL आ गया, लेकिन यहाँ पे बताया हुआ DQL। ये देखें यहाँ पे भी बहुत सारी हमारे पास और भी आपको दिखाऊंगा ना, आप लोग देखो कि सर इतनी सारी हैं, लेकिन हम एक एक करके चेक कर सकते हैं, सब कुछ एक साथ चेक नहीं कर सकते। कोई अच्छी अगर नजर आए मुझे तस्वीर, मैं आपको दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये देखो मैं इसको जरा ओपन कर लेता हूँ, ये देखो
DDL क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट, सही है। DML इंसर्ट, अपडेट, और DQL में क्या आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे DCL भी है और TCL भी है, इसको अभी नहीं छोड़ो, उसको छोड़ दो। अगर हम समझेंगे ना एक एक करके चीजों को समझेंगे, अगर समझेंगे तो सब गायब हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको DDL, DML और DQL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्यूरी लैंग्वेज, मतलब हम क्यूरी को सिलेक्ट करेंगे खाली, बस। अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्यूरीज को सीखना है, समझना है, कमांड को समझना है, बस। अब हम चलाने वाले हैं DML। तो जब हम DML में चलते हैं और DML, तो पहले हम चलाएंगे गाइस इंसर्ट की क्यूरी, इंसर्ट। तो भाई अब अपने डेटा को मैं ब्राउज करके देखूंगा, तो गाइस इसमें कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें मैं रिकॉर्ड ऐड करूं, तो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए मैं अपने चलूंगा एसक्यूएल पे, सब गौर से देखिएगा, और यहाँ पे आके मैं इंसर्ट की क्यूरी चलाऊंगा। इंसर्ट की क्यूरी चलाने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंसर्ट इनटू, इंसर्ट मतलब इंसर्ट डेटा ऐड करना, डेटा डालना, ठीक है भाई। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट करो भाई, किसमें इंसर्ट करना है, टेबल में। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, ठीक है भाई। इंसर्ट इनटू न्यू एम्प्लॉइज, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट होगा ना, सही है। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने टेबल के तमाम कॉलम यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। भाई कौन कौन से कॉलम मैंने बनाए थे, आईडी, नेम और एज, आईडी, नेम और, तो यहाँ मुझे मेंशन करने पड़ेंगे। भाई देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, कॉमा एम्प्लॉय का नेम है, कॉमा और एम्प्लॉय की एज है। मुझे इन तीनों में इंसर्ट करना है, लेकिन क्या इंसर्ट करना है भाई, मुझे यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करनी है। और वैल्यूज में अब मैं यहाँ पे अपनी वैल्यूज लिख दूंगा ब्रैकेट के अंदर। पहली है आईडी, तो आईडी में लिखूंगा 101। दूसरा है नेम, नेम में यहाँ पे लिख दूंगा। और तीसरी है मेरी एज, एज में मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है भाई। ये मैंने डेटा इंसर्ट करना चाहा। अब आईडी की जगह पे आईडी जाएगी, नेम की जगह पे नेम जाएगा, एज की जगह पे, मल्टीपल डेटा क्रिएट कर सकते हैं, but बहुत लंबा नहीं है। हाँ अभी बताता हूँ कि अगर हमें एक एक करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल डेटा के लिए हम क्या करेंगे, उसकी भी तरकीब है। लेकिन अगर इतना आपको क्लियर समझ में आ गया, तो इसके अंदर इसमें जितने भी कॉलम थे सबकी जगह पे ये रिकॉर्ड ऐड कर दो। हम इसको एक दफा कंट्रोल कंट्रोल C कर लेते हैं, कॉपी भी कर लेते हैं, और इसको चला के चेक करते हैं। मैं नीचे आऊंगा और मैं गो पे क्लिक करूंगा। गो पे क्लिक करने पे ये चल जाएगी, और मैं अपने जब टेबल पे क्लिक करूंगा तो आपको नजर आएगा कि टेबल के अंदर अब वो डेटा यहाँ पे नजर, जो कि खाली था, वो यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड हो गया। नजर आ रहा है रिकॉर्ड ऐड हुआ हुआ है ना भाई, क्लियर हो गई बात है। तो भाई अभी यही तरीके का है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। एसक्यूएल पे चलता हूं और मैंने अपनी रिकॉर्ड दोबारा लिखना है, लेकिन मैं आपको एक और तरकीब बताऊंगा कि पुरानी तरकीब हमारी ये थी, ये तरकीब थी, सही है। अब इसको मजीद छोटा करेंगे, मजीद शॉर्ट करेंगे गाइस, समझना प्लीज, समझना इसको मजीद छोटा करेंगे। मजीद छोटा कैसे करेंगे गाइस, आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि कॉलम मेंशन करने की जरूरत, उसको पता है कि कितने कॉलम है। अगर आप कॉलम मेंशन नहीं करोगे यहाँ पे, और मैंने कहा कि भाई मुझे कॉलम मेंशन नहीं करना, और यहाँ पे मैं 102 रिकॉर्ड डालना चाहता हूँ, यानी कि दूसरा रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ अली के नाम से, और यहाँ पे मैं उसकी एज लिख देता हूँ 34। और अब मैं इसको रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, और देखते हैं कि क्या ये न्यू एम्प्लॉय में बगैर कॉलम को मेंशन के बगैर करता है कि नहीं करता। क्लियर हो रही बात। फिर जब मैं नीचे आऊंगा और गो पे क्लिक करूंगा तो इसने रिकॉर्ड ऐड कर दिया, और रिकॉर्ड ऐड करने के बाद मैं शो क्यूरी बॉक्स पे अपनी क्यूरी को दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि आसानी हो। और अब मैं टेबल पे क्लिक करूंगा तो टेबल बनाता रहेगा कि दूसरा रिकॉर्ड ऐड हो गया, और आराम से तरकीब के साथ सही हो गया, 1 के नीचे 102। मतलब ऊपर वाले हाँ changes जाहिर सी बात है, 2 रिकॉर्ड ऐड कर दिए, पहला रिकॉर्ड दूसरा रिकॉर्ड। अब आप बोलिए सर अगर हमें यहाँ पे 50 रिकॉर्ड एक साथ ऐड करने हो तो फिर हम कैसे करेंगे, एक एक करके करेंगे, फिर तो टाइम लग जाएगा, 1-3 घंटे लग जाएंगे। तो उसका भी हल है हमारे पास। तीसरा हल इतना समझ में आ गया। अब हम दोबारा अपने एसक्यूएल पे चलेंगे, और अब मैं वही वाली क्यूरी दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। मोबाइल पे कैसे हो, कितने में लगाओ? नहीं बस ये लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे तीसरा रिकॉर्ड ऐड करूंगा। अब आप लोग जरा गौर से देखना, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कर दिया, एग्जिट कोड की सब चीजों को जो वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप वो नहीं लिखो तो भी रिकॉर्ड ऐड करेगा, उसको पता है कि मेरे पास कितने कॉलम है। देखो दिखा तो ना नीचे, हमें मेंशन करने की जरूरत, करोगे तो भी हो जाएगा, नहीं करो तो भी हो जाएगा। तो आपको ऊपर ऊपर सिर्फ अपना टेबल का नाम लिखना है और नीचे रिकॉर्ड देना है।
लेकिन तरकीब के साथ, आगे पीछे नहीं। यानी कि पता है पहली पहली क्या चीज है, आईडी, फिर नेम और फिर एज। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले मैंने 2 रिकॉर्ड तो ऑलरेडी डाल दें, तो अब मैं यहाँ पे डालूंगा 103, ऐसा ही है ना। यहाँ पे मैं डालूंगा AMINA आमना, कॉमा लगा के, फिर मैंने यहाँ पे एक और रिकॉर्ड डाला। और क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वाली बात याद रखनी है कि मैं जब स्ट्रक्चर में चलता हूँ और स्ट्रक्चर पे जब मैं जाता हूँ गाइस, तो यहाँ पे मैंने जो ये रिकॉर्ड ऐड किया हुआ है इंटीजर वारचार वारचार, तो इंटीजर इंटीजर का मतलब है डायरेक्ट, वारचार का मतलब है कि आप इसको किस में दोगे, दोनों को इन्वर्टेड कॉमास में दोगे। ये आपने खुद ही यहाँ पे किया था, हम लोगों ने खुद ही किया था, जब मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगा, कंट्रोल V करूंगा, और यहाँ मैंने जो है ना मैंने आमिना कर दिया, आमना होगा। फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद अब मैं बस अपना रिकॉर्ड ऐड करता जाऊंगा इस तरह, कंट्रोल A, एक रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड कॉमा लगा लगा के, तीसरा रिकॉर्ड कॉमा लगा के, चौथा रिकॉर्ड कॉमा लगा के। अब यहाँ मुझे 103 करना है, 104 करना है, 105 करना है, 106 करना है, और 100। ठीक है भाई, आमना हो गया। आमना के बाद हमने यहाँ पे दे दिया BILAL बिलाल, फिर हमने दे दिया HANNAN हन्नान, फिर हमने दे दिया BISMA बिस्मा, फिर हमने दे दिया TONY टोनी। अच्छा भाई, इसकी एज हम रैंडम चेंज कर देते हैं, 48, 67 कर दिया हमने, 28 कर दिया। अब आपके सामने यहाँ पे ये एक साथ रिकॉर्ड ऐड होंगे, सही है भाई। अब मैं नीचे आ जाऊं, और नीचे आने के बाद जब मैंने गो पे क्लिक किया, और गो पे क्लिक करने के बाद ये रिकॉर्ड चल गया, वो बोल रहा है 5 रो इंसर्टेड। ये क्यूरी आपके समझ में आ गई गाइस, इसको अच्छी तरह देख लेना। ये ना हो कि आप लोग हसन तो लिख नहीं रहा, हसन बोले सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा। हसन याद हो गया क्या, पूछो। कोड करेंगे, कोडिंग करेंगे। तो ये वाली क्यूरी लिखेंगे हम, PHP जब कोड करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि हमारा कोड, हमारा जो डेटा है वो फॉर्म से फिल हो रहा है, और फॉर्म का डेटा हमारे डेटाबेस में जाके फिल हो जाए, तो ये वाली क्यूरी लगाएंगे इंसर्ट की। हाँ एग्जैक्टली, वो वहां से आएगा, वो वाला डेटा आएगा। ये तो अभी तो मैं खुद लिख रहा हूँ ना यहाँ पे 103 आमना और 28, ये डेटा जो है वो मेरा फॉर्म का डेटा होगा, जो यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली इस तरह नजर आएगा मुझे। देखो मैं दिखाता हूँ, ब्राउज में जब क्लिक करूंगा ना, तो आपका डेटा आपका इस तरह डेटा नजर आएगा, वहां से फिल करोगे, यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे, डेटा यहाँ पे 107 के बाद 108 वाला डेटा आ जाएगा। अभी तो हम सीख रहे हैं ना कि डेटा कैसे इंसर्ट होगा, क्यूरी क्या है, वो क्यूरी हम वहां पे चलाएंगे अपने कोड में। एग्जैक्टली, लेकिन हमने पहले बनाया हुआ होगा, पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ होगा, टेबल बनाया हुआ होगा, देन। हाँ, अब बात क्लियर होगी गाइस, सब डेटा ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो, इसको हम बोलते हैं इंसर्ट। क्या बोलते हैं इसको? अब आपने बोला सर इंसर्ट तो आपने करा दिया, अब डिलीट और अपडेट का मकसद क्या है? तो डिलीट और अपडेट का मकसद ये है गाइस, आपने बोला भाई नहीं अली था, अली नहीं था, अली खान था, आपने सर गलत कर दिया, अली खान करें इसको। भाई मेरी एज तो 34, हन्नान बोले सर आपने मेरी एज तो 67 लिख दी, मेरी एज तो 15 है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर दूंगा? क्या करूंगा भाई, मुझे अब इसको बोलते हैं अपडेट। क्या बोलते हैं इसको? अपडेट। बात क्लियर हो रही गाइस? मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं, आप फटाफट इसको रिपीट करें, फिर दोबारा मेरे पास आए।